तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको साइंस का पार्ट 7 लेकर आया हूं। 39 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते जाइए। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करता हूं। पहले क्वेश्चन है कि ए मीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर लिखें। ए मीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर बताए या लिखे, बात वही रहेगा। ठीक है, तो ए मीटर एवं वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। ए मीटर एवं वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। ए मीटर जो होता है ना, ए मीटर धारा मापता है। क्या मापता है? धारा को मापता है। अब वोल्ट मीटर जो होता है वह वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है, ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है, ए मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आपसे 2 नंबर में पूछेगा, 2 या 3 को पूछेगा कि आपका 2 या 3 अंतर बताना होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बहुत मुख्य प्रश्न सब है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझते जाइए। कुछ खास ही वीडियो है ये। अगले प्रश्न है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का 2 लक्षण बताएं। श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोध का 2 लक्षण बताना है। कौन कौन होगा देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोध का निम्नलिखित लक्षण है। पहला लक्षण बताते हैं, समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। और दूसरा क्या है कि सभी प्रतिरोध से एक समान धारा प्रवाहित होती है। इसका लक्षण है श्रेणी क्रम संयोजन में ये सभी प्रतिरोध में क्या होता है कि ये बराबर समान रूप से ये धारा प्रवाहित करती है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या है समझिए। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? आपके अनुसार उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया है? तो आंसर है, उत्कृष्ट गैस की खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनाने के बाद हुई और ये गैसों क्रियाशील नहीं होती है। उत्कृष्ट जो गैस होता है, ये जो गैस है ये किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करती, यानी कि मतलब क्रियाशील ये होता ही नहीं है, इसलिए नहीं करती है। इसलिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे एक अलग समूह में रखा गया है। ये जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है, ये जितना भी अक्रियाशील गैस है वह सबको एक आवर्त अलग अलग समूह में रख दिया गया है, क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। इसी को अक्रिय गैस भी बोला जाता है। आप इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न में है, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या समीकरण है? डोबेराइनर जो है यह वैज्ञानिक है, यह तत्व का खोज किए हैं। डोबेराइनर के वर्गीकरण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला सीमा बताते हैं क्या क्या है, निम्नलिखित में दिया गया है, 3-4 लाइन लिख दिए हैं, इसे समझिए। उस समय तक ज्ञान सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो सका। ये जो है इन्होंने अपने विचार को दिया था कि 3 जो परमाणु होगा उसके बीच वाला जो होगा, दोनों कात वाला परमाणु के ये क्या है तत्व के औसत के बराबर होगा। तो ये नियम दिए थे कौन? डोबेराइनर। अगले है पॉइंट, उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात हो सके। उस समय क्या है, मात्र 3 ही ऐसे दिया गया था
कि 3 तत्व के साथ ये सही समीकरण बना, और लेकिन अगले जो तत्व सब लाया तो उसमें यह बात सत्य नहीं हुआ, वहाँ पर भी डोबेराइनर ने फेल हो गया। ठीक है, अगले देखते हैं। अगले प्रश्न के अगले पॉइंट है, यह त्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। वह कुछ ही तत्व यानी कि 3 ही तत्व तक क्या हो गया, वह सीमित रहा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, ये कुछ खासी वीडियो है, आप इसे ढंग से ज़रूर इसे नोट करते जाइएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहा है, यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं है। यूलैंड के अष्टक सिद्धांत पूछे या नियम पूछे तो वहाँ पर यही जवाब लिखना है आपको। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत निम्नलिखित सीमाएं हैं। निम्न सीमा है उसका पहला क्या है, पॉइंट देखिए, यह सिद्धांत केवल हल्के तत्व कैल्शियम यानी कि Ca तक ही लागू होता है, ये सभी तत्व के लिए लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अक्रिय गैस के निर्माण के बाद 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान न होकर 9वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होने लगा। ये जो है अष्टक नियम जो दिया था, ये जिस तत्व पर यहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से 9वें तत्व जो है वहाँ पर जाने के बाद क्या हो रहा था कि वो लागू हो रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें दो तत्वों को एक साथ रखा गया है, जैसे NiCe और La। ठीक है, इस प्रकार के तत्व को रखा गया है। चौथा पॉइंट है, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। यह जो हल्का तत्व जो होता है उसके लिए समीकरण सही हुआ, लेकिन जो भारी तत्व है उसके लिए समीकरण ठीक नहीं है। अगला 5वां पॉइंट है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, यह अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर लागू नहीं हो सका। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्य में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्य में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, ईंधन मतलब जलावन के रूप में क्यों किया जाता है। तो कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्य में ईंधन में के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दहन के फलस्वरूप अत्यधिक ऊष्मा देता है, इसलिए किया जाता है। और इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका ज्वलन ताप सामान्य होता है। इसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होने के कारण से क्या है कि इसमें जो होता है ना, ये सामान्य ताप बनाए रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान से समझिए। जल की आधुनिक अनुपस्थिति में जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ठीक है, अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का मतलब हुआ H+, ठीक है, आयन उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन जो होता है जल में घुलने के बाद अम्लीय जो होता है वह H+ आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लों का
व्यवहार अम्लीय होता है, अतः जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं। जल की अनुपस्थित जो रहता है तो उसमें घुलेगा ही नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वह नहीं बना पाता है। इस कारण अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। इस कारण से जल के अनुपस्थिति के कारण से यह है कि अम्ल जो है अपना गुण, अपना जो है स्वाद नहीं दे पाता है। ठीक है, तो चलिए 46 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, मुख्य प्रश्न और लास्ट होगा। ठीक है, और भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिए। चलिए तो अगले 46 नंबर लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। ताज़े दूध के पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? ताज़े दूध के पीएच मान जो होता है ना ताज़ा दूध का, उसका 6 होता है। यदि दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव होता है? वो भी तो यहाँ दूध है, वहाँ क्या हो जा रहा है? दही। तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बदलाव होता है, उसे समझते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा खटापन हो जाता है ज़्यादा, इसलिए इसका पीएच मान P से कम हो जाता है। इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है? यानी कि P से कम हो जाता है। ठीक है, अम्ल यानी कि खटापन हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।